हाय एवरीवन, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जितने भी कॉमन मेथड्स हैं उन सारे कॉमन मेथड्स को जो है हमने डिस्कस किया था। आज जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसके पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड देख चुके हैं और किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के नेचर और सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या है, कौन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, दो प्रकार के गैसेस होते हैं। एक जो आसानी से लिक्विड में बदल जाते हैं, इजीली लिक्विफिएबल, और दूसरा जो आसानी से लिक्विड में नहीं बदलते हैं, लेस लिक्विफिएबल। आसानी से लिक्विड में बदलने वाले गैसेस हैं जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितने भी हेवी गैसेस होते हैं। और आसानी से लिक्विड में नहीं बदलने वाले में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन। अब गैस कौन सा इजीली लिक्विफिएबल है, कौन लेस लिक्विफिएबल है, या डिपेंड करता है उस गैस के क्रिटिकल और टेम्परेचर और प्रेशर पे। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर के बारे में जो है हम लोग क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े हैं। तो उन चीज़ों को डिस्कस ना करते हुए अभी जितना ज़रूरत है हम लोग का कि किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी सबसे पहला उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। गैस दो प्रकार का, जो आसानी से लिक्विड में बदले और दूसरा जो आसानी से लिक्विड में नहीं बदले। आसानी से लिक्विड में बदलने वाले गैसेस हुए हेवी गैसेस, ये सब आसानी से लिक्विड में नहीं बदलते हैं। तो जो आसानी से लिक्विड में बदल जाते हैं वे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मोर सॉल्युबल, और जो नहीं बदलते हैं वे कम सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल। इसका मतलब यदि आप अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के सॉल्युबिलिटी को वाटर में चेक करते हो तो अमोनिया गैस विल बी मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन गैस इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा सॉल्युबल अमोनिया गैस है क्योंकि इसको आसानी से लिक्विड में बदला जा सकता है और साथ ही साथ यह अमोनिया गैस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कैपेबल है। अब यहाँ जो भी हम लोग देखें कि यह ऑक्सीजन गैस वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। हम लोग पानी के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। उसका एक मेजर कारण है कि उस पानी में ऑक्सीजन गैस बहुत कम है। तो हम लोग को ऑक्सीजन गैस जो चाहिए होता है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने और रिस्पायरेशन के लिए, वह ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा पानी के अंदर। तो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो काफ़ी अकबकाहट, सफोकेशन फील होगा, दम घुटने के जैसा। तो पानी के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना हम लोग को चाहिए। पानी में जितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उतना केवल जलीय जीव के लिए सफिशिएंट है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछली वगैरह, उनके लिए वो ऑक्सीजन सफिशिएंट है, वे उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। तो मछली को आप पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाएगी। तो मर जाने के पीछे कारण उसका पानी नहीं है बल्कि ऑक्सीजन है कि पानी से निकलने के बाद उसको एक्सेसिव ऑक्सीजन मिलने लगता है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा। और ऑक्सीजन ना तो ज़रूरत से कम ठीक है, ना ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, वह जितना है लिमिट में उतना ही चाहिए। तो पानी में जो है मछली को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना मिला, इसलिए वे वहाँ सर्वाइव कर पा रही हैं। हम लोग को उससे कम मिलता है तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। बाहर खुले एटमॉस्फेयर में हम लोग को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो हम लोग ठीक हैं, मछली को उससे ज़्यादा मिल जाता है तो मर जाती है। अच्छा, तो यह ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगला इसमें है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मोस्ट ऑफ द गैसेस डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी मतलब जो गैस का डिजोल्यूशन प्रोसेस है वह एक्सोथर्मिक नेचर का है। एक्सोथर्मिक डेल्टा एच का वैल्यू रहेगा नेगेटिव।
एंड अकॉर्डिंग टू ली सैटलियर प्रिंसिपल कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज रिवर्स, दैट इज when temperature increases the rate of an exothermic process decreases. It's all according to ली सैटलियर प्रिंसिपल, जिसको हम लोग डिस्कस किए थे पिछला क्लास में। अब बोलोगे कि गैस जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है तो हीट एनर्जी रिलीज क्यों करता है? कारण है इसके पीछे, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच हम लोग जानते हैं कि वीकेस्ट फोर्स होता है। इसी गैस मॉलिक्यूल को जब आप लिक्विड में डिजॉल्व करोगे तो यह लिक्विड मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगा। ये मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल तो जो है सो स्ट्रांगर फोर्स बनाते हैं, तो यहाँ का फोर्स होगा मजबूत। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल हैं, प्योर गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच काफ़ी कमज़ोर फोर्स होता है, सबसे कमज़ोर। लेकिन वही गैस के मॉलिक्यूल जब लिक्विड मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेंगे तो वहाँ फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो फोर्स बन रहा है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब कि यहाँ से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, और जो फोर्स टूट रहा है वो वीक है तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो यदि इस गैसियस मॉलिक्यूल को फोर्स के ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी लग रहा है, तो यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, सपोज 30 जूल। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है 30 जूल, तो माइनस एब्जॉर्ब हो रहा है 10 जूल, तो प्लस 10 जूल माइनस 30 जूल इज ओवरऑल माइनस 20 जूल, एंड दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंथैल्पी इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो 30 जूल एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन 30 में 10 जूल आ जाएगा इसको तोड़ने के लिए, तो 20 जूल एनर्जी तो एक्सेस हुआ ना, तो वह जो 20 जूल एनर्जी एक्सेस हुआ वही वहाँ से रिलीज होगा, और यह प्रोसेस किस नेचर का होगा? एक्सोथर्मिक। तो सिंस मोस्ट ऑफ द गैसेस डिजॉल्व इन a particular solvent with the evolution of heat energy, that is their dissolution process is exothermic, therefore the solubility of gases decreases with the increase of temperature according to ली सैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ से जो गैस का solubility होगा, solubility इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा तो गैस का सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर कम तो गैस का सॉल्युबिलिटी अधिक ज़्यादा। तो अब इसको ऐसे समझो आप एग्जाम्पल से, जैसे मान लो कि यह कोई वाटर बॉडी है, तालाब, पानी इसमें भरा हुआ है यहाँ तक। अब जब सनलाइट इस पर पड़ेगा तो सनलाइट पड़ने से क्या होगा कि जो ऊपर लेयर का पानी है वो हो जाएगा गर्म, हॉट, लेकिन नीचे का जो पानी है वो तो ठंडा ही रहेगा। तालाब में कभी गए होगे तो ऑब्जर्व करना कि जो तेज़ धूप है तो ऊपर सरफेस का पानी गर्म हो जाता है, लेकिन जो अंदर गहराई में जो पानी होता है वो ठंडा ही रहता है। तो जो गहरा पानी है ठंडा है, मतलब इसका टेम्परेचर कम, सरफेस पे जो पानी है गर्म है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा। और अभी हम लोग पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है, इसका मतलब कि जो सरफेस पे वाटर है इसमें ऑक्सीजन गैस कम घुला हुआ है, और ये जो गहरा पानी है इसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा घुला हुआ है, क्योंकि गैस है ना, इसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का इन्वर्स होगा। तो टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो सरफेस पे जो वाटर है उसमें कम ऑक्सीजन गैस घुला हुआ है क्योंकि वह पानी गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और गहरा पानी जो है उसका टेम्परेचर कम है तो उसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा घुला हुआ रहेगा। तो चूंकि यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन गैस घुला हुआ है, इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वे सभी गहरे पानी में होते हैं, पानी की गहराई में होते हैं, क्योंकि गहरे पानी में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा घुला हुआ है तो वह वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे सरफेस वाटर की तुलना में। तो तालाब वगैरह में ऑब्जर्व करते हो कि जो जलीय जीव मछली वगैरह होते हैं वो सरफेस पे नहीं रहते, नीचे होते हैं। तो सरफेस पे इसलिए नहीं रहते हैं कि डर लग रहा है बोल कोई आएगा पकड़ के ले जाएगा, नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अरे इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि सरफेस वाटर गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें कम ऑक्सीजन गैस घुला हुआ है, तो जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा इस पानी में, इसलिए वह गहरे पानी में रहेगा, उसको वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा। खुद जो है गर्म पानी पियो और लगातार 4-5 ग्लास गर्म पानी पियो, तो जब आप लगातार 4-5 ग्लास गर्म पानी पियोगे ना तो काफ़ी अकबकाहट फील करोगे, सफोकेशन टाइप का, दम घुटने जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप गर्म पानी पी रहे होते तो उस पानी में ऑक्सीजन कम घुला हुआ है, और जब आप गर्म पानी पिए तो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट आपका बॉडी टेम्परेचर भी स्लाइटली इंक्रीज किया, और जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे थे, जो ब्लड में घुल रहा था, उसका सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो अब ब्लड में जितना ऑक्सीजन गैस घुलना चाहिए उतना नहीं घुलेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा और इस केस में सफोकेशन फील होगा।
तो लगातार आप 4-5 गिलास ठंडा पानी पी जाओगे, लेकिन लगातार आप 4-5 गिलास गर्म पानी नहीं पी सकते। एक तो पानी गर्म है तो चलो जलेंगे, और दूसरा मेजर फैक्टर है कि उसमें ऑक्सीजन गैस कम है, तो वह भी जो है हम लोग के लिए ठीक नहीं होता है। और अब इसमें हम लोग देखें प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर का इफेक्ट जो है सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पे तो नहीं पड़ रहा था, नेग्लिजिबल इफेक्ट था, लेकिन गैस के सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि आप इस बर्तन में कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट लो, या सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट लिक्विड होगा यहाँ, और इसमें कोई गैस को आप डिजॉल्व करो, तो कोई भी गैस यदि है मान लो, तो अभी वह गैस इतना वॉल्यूम में है, सपोज 10 ग्राम या 5 ग्राम कोई गैस है, तो हम लोग जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वीकेस्ट होता है, सबसे कमज़ोर, और फोर्स वीकेस्ट होगा तो मॉलिक्यूल लार्जेस्ट डिस्टेंस काफ़ी दूर होंगे, और काफ़ी दूर होंगे मतलब ज़्यादा जगह घेरेंगे, उनका वॉल्यूम हाई होगा। लेकिन इसी गैस को जब आप डिजॉल्व करोगे इस लिक्विड सॉल्वेंट में, तो यदि ये मॉलिक्यूल्स इसमें डिजॉल्व हो गए तो अब ये सारे मॉलिक्यूल्स इतना ही के अंदर रहेंगे। चूँकि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच फोर्स स्ट्रांग होता है, तो वो जब गैसेस मॉलिक्यूल को खींचेगा, अपने साथ जोड़ेगा, तो एक स्ट्रांग फोर्स से, और जब स्ट्रांग फोर्स से जोड़ेगा तो जो मॉलिक्यूल यहाँ इतना दूर दूर सेपरेटेड है, अब वे थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, और नज़दीक आ जाएंगे मतलब अब वे कम जगह घेरेंगे और उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जब वे गैसियस फेज में है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब वे लिक्विड फेज में आए तो उनका वॉल्यूम कम हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू ली सैटलियर प्रिंसिपल, बार बार इसका नाम लिया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू ली सैटलियर प्रिंसिपल कि द रेट ऑफ या प्रोसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर दैट इन्वॉल्व्स द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, कि यदि किसी प्रोसेस के दरमियान किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो उस प्रोसेस का रेट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। तो जब किसी गैस के फिक्स्ड अमाउंट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो उस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और यह फेवर में है ली सैटलियर प्रिंसिपल कि यदि ऐसा वॉल्यूम घट रहा है तो फिर वहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ना है। तो गैस को डिजॉल्व करने के बाद उसका वॉल्यूम घटता है, इसीलिए गैस का सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन प्रेशर का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरी लॉ, कि गैस के सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्लेन किया गया हेनरी लॉ के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, कि किसी भी गैस का जो अमाउंट आप डिजॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, जनरली हम लोग यूनिट वॉल्यूम लेकर के चलते हैं, 1 ml 100 ml ऐसे करके हम लोग लेके चलते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी गैस का अमाउंट जिसको कि आप सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड क्वांटिटी में डिजॉल्व कर रहे हो, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर का। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा वह गैस उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि उस गैस का वॉल्यूम उतना ज़्यादा डिक्रीज करेगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा K इंटू पी, हेयर K इज या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि यदि आप इसमें एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिए फिक्स्ड अमाउंट में, और इसमें आप कोई गैस को डिजॉल्व कर रहे हो, कोई गैस है ऐसे उसको डिजॉल्व कर रहे हो, तो यह गैस आसानी से उसको छोड़ दोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स काफ़ी फ्री होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट होता है।
तो वे जल्दी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप इस पर प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स नज़दीक जाएंगे, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरैक्शन थोड़ा स्ट्रांग होगा और वैसे ही प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते हुए लिक्विड के संपर्क में आएंगे। और एक बार लिक्विड के संपर्क में आए तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांग फोर्स से जोड़ लेगा अपने में और डिजॉल्व कर लेगा, घोल लेगा ऐसे। तो इस शुरू में आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे, गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब मान लो यह गैस डिजॉल्व कर गया, यहाँ नहीं है, सारा गैस घुल गया है। अब जो गैस डिजॉल्व कर चुका है उस सॉल्वेंट में, तो घुलने के बाद वह गैसियस मॉलिक्यूल फिर से प्रेशर एग्जर्ट करेगा सॉल्यूशन के साथ। शुरू में तो प्रेशर आप एग्जर्ट किए थे गैस को घोलने के लिए, और जब एक बार यह गैस डिजॉल्व कर गया तो अब यह गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट करेगा सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ ये जो गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट किया, मैंने जो पार्शियल प्रेशर हुआ उस गैस का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के मोल फ्रैक्शन का। अब यहाँ से हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी तो कांस्टेंट देते हैं KH/X। इस KH को यहाँ से हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अच्छा, दोनों हेनरी लॉ है। पहला स्टेटमेंट क्या था समझोगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है। माने शुरू में प्रेशर आप एग्जर्ट कर रहे हो गैस को घुलने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो गैस घुल गया है, घुला हुआ गैस अब प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन के साथ, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन मतलब समझो एक प्रकार से अमाउंट का, कि सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा गैस डिजॉल्व रहेगा वह उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो शुरू में आप प्रेशर लगाए, गैस घुला, घुलने के बाद वही गैस प्रेशर लगाया। एग्जाम्पल से समझो कि शुरू में यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो गार्जियन आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़े, नौकरी किए, तो नौकरी करने के बाद आप पैसा दोगे गार्जियन को। तो शुरू में गार्जियन पैसा दिए, मतलब शुरू में प्रेशर लगा गैस को घोलने के लिए, आपको पढ़ने के लिए पैसा दिए। जब आप पढ़ लिए, नौकरी किए, तो अब आप पैसा दे रहे हो। उसी प्रकार से जब गैस घुल गया तो अब गैस प्रेशर लगा रहा है। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग वे में इसको समझा जा रहा है। तो यह जो स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का मेन स्टेटमेंट है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और यहाँ से जो कांस्टेंट आया दिस इज हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। तो ये जो इक्वेशन आया P बराबर KH/X, इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। P = KH/X, इसको आप यहाँ से अपने जीरो लगा दें और कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से। तो स्ट्रेट लाइन y बराबर mx + c क्या होता है, x और y के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, y पे पार्शियल प्रेशर है, इंटरसेप्ट 0 है मतलब ऑरिजिन से शुरू होगा, स्लोप पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड जाएगा ऐसा। तो जब मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या समझेंगे हम लोग, तो इससे समझ रहे हैं कि जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। फिर मान लो कि आप मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिए तो पार्शियल प्रेशर फिर बढ़ गया ऐसे। तो यही तो हेनरी लॉ है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का होगा सॉल्यूशन में वह उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा सॉल्यूशन के साथ। अब जो यह KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस। अलग अलग गैसों के लिए KH का वैल्यू अलग होता है, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। एंड फॉर ए पर्टिकुलर गैस द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना अधिक होगा KH का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा फॉर ए पर्टिकुलर गैस। इसके पहले हम लोग देखें कि जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर ज़्यादा तो गैस का सॉल्युबिलिटी कम, और उसी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH। तो जब आप KH और सॉल्युबिलिटी में कोरिलेट करोगे तो कैसे करोगे कि सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो जिस गैस के लिए KH का वैल्यू बड़ा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम, KH का वैल्यू छोटा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेनरी लॉ से बनता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
हेनरी लॉ से यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है तो यही 4 गैसेस दिए हुए रहेंगे, चारों का KH वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि कौन सा गैस का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम और किसका मिनिमम, या फिर ऐसे पूछ देगा कि कोई गैस है उसका KH का वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम, ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी नहीं होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH का, इसको अच्छे से याद रखोगे। जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया उस प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दोनों KH का वैल्यू से रिलेटेड जो है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिस सेट में है। आप प्रैक्टिस सेट को यदि एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हेनरी लॉ जो हम लोग पढ़ें, इस हेनरी लॉ का लिमिटेशन हर एक गैसों के लिए, हर एक केस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या लिमिटेशन है हेनरी लॉ का? तो सबसे पहला कि हेनरी लॉ उन गैसों के लिए लागू नहीं होता है जो सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल है। देखो हेनरी लॉ बोलता है कि गैस का प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो मान लो कि कोई गैस नॉर्मल प्रेशर मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही कंप्लीटली डिजॉल्व कर जा रहा है, तो यदि गैस का आप 10 ग्राम लिए और वह 10 ग्राम 1 atm प्रेशर पे ही डिजॉल्व कर गया, तो आप 1 atm से प्रेशर बढ़ा करके क्या करोगे? अब वो 10 ग्राम 20 ग्राम थोड़ा ना घुलेगा, आप 10 लिए थे तो 10 ही तो घुला, 100% सॉल्युबल हो गया। तो जो गैस ऑलरेडी पहले से पूरा सॉल्युबल है उसका प्रेशर बढ़ा करके सॉल्युबिलिटी आप कैसे बढ़ाओगे? इसको ऐसे समझो कि जो बच्चा खुद पढ़ रहा है, समझ ले रहा है, खुद पढ़ने में बढ़िया है, उसको ट्यूशन की क्या आवश्यकता है, उसको डांट दबाव की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद समझ ले रहा है। अरे ट्यूशन का ज़रूरत तो उसको होता है ना जो अपने से नहीं पढ़ पा रहा है, उसको हेल्प का ज़रूरत होता है। उसी प्रकार से जो गैस ऑलरेडी पूरा सॉल्युबल है उसको प्रेशर की क्या आवश्यकता है, वह तो नॉर्मल प्रेशर पे ही डिजॉल्व कर जा रहा है। तो उन गैसों के लिए प्रेशर की आवश्यकता है जो कम सॉल्युबल है, और कौन गैस कम सॉल्युबल है कौन ज़्यादा, वो तो हम लोग देख चुके हैं। तो जो गैसेस हाईली सॉल्युबल हैं उनके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कि जो गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो यदि वह सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जा रहा है तो उसके लिए भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुछ गैसेस हैं जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे आप अमोनिया गैस ही ले लो। अमोनिया गैस को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह वाटर के साथ कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है लेकिन डिसोसिएशन तो हो ही सकता है कुछ हद तक ऐसा। लेकिन वही यदि आप लेते हो ऑक्सीजन गैस और इस ऑक्सीजन गैस को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो कुछ नहीं होगा, बस ये O2 एक्वस लिखाएगा। तो अमोनिया गैस वाटर से रिएक्शन कर गया, ई नहीं किया, तो इस गैस के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन होने से जो है चेंज हो जाएगा, KH का वैल्यू अलग आ जाएगा, जो होना चाहिए गैस के लिए नहीं आएगा। तो अमोनिया के साथ दो डिफेक्ट आया, पहला कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है और दूसरा कि सॉल्वेंट से रिएक्शन कर जा रहा है। तो इन दोनों वजहों के चलते अमोनिया के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल है इस सब गैस के लिए जो कम सॉल्युबल है और सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है। हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है यदि टेम्परेचर बहुत कम हो, हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यदि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर बहुत कम हो तो ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस का लिक्विफैक्शन होता है और वह गैस लिक्विड में बदल जाएगा। तो यदि लिक्विड में बदल जाएगा तो फिर कैसे आप उसके सॉल्युबिलिटी को चेक करोगे, वो तो गैस रहा ही नहीं और आप तो गैस के सॉल्युबिलिटी को पढ़ रहे हो। तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल तब होगा जब गैस कम सॉल्युबल हो, सॉल्वेंट के साथ इनर्ट हो, टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा ना कम, प्रेशर भी मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा ना कम। तो ये 4 फैक्टर्स में हेनरी लॉ एप्लीकेबल हैं और ये चारों यदि अपोजिट हुए तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, यूज इसका डेली लाइफ में है बहुत सारा यूज। तो उसके पहले हेनरी लॉ क्या है, तो एक लाइन में कि किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा और फिर जितना ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही अधिक होगा। तो एप्लीकेशंस, पहला इन द प्रोडक्शन
कार्बोनेटेड बिवरेजेज, कार्बोनेटेड बिवरेजेज, बिवरेजेज हम लोग बोलते हैं वैसे लिक्विड जो पीने लायक हो। सारे लिक्विड्स पीने लायक होते हैं ऐसा नहीं है। अब पेट्रोल, डीजल, तेल ये सब कोई थोड़ी पीता है, तो वे सभी बिवरेजेज नहीं कहलाएंगे। जैसे अल्कोहलिक बिवरेजेज, कुछ अल्कोहल है जैसे इथेनॉल शराब के रूप में पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको अल्कोहलिक बिवरेज बोलेंगे हम लोग। तो बिवरेजेज मतलब वह लिक्विड जो पीने लायक है। दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स हैं जैसे बियर, स्प्राइट, कोका कोला वगैरह, तो मान लो कि फैक्ट्री में जो है ये स्प्राइट पैक हो रहा है, स्प्राइट का बॉटल है, स्प्राइट इसमें भरा गया, तो स्प्राइट में ऑब्वियसली सॉल्वेंट रहता है वाटर, ऐसा, और कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं स्वाद मीठा करने के लिए, कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, केमिकल वगैरह होता है, तो इसमें वाटर सॉल्वेंट है, ठीक। अब जब फैक्ट्री से चला वहाँ से तो तुरंत बिक जाएगा ऐसा तो नहीं है ना, काफ़ी समय लगेगा बिकने में, 6 महीना साल भर। तो एक एक्सपायरी डेट तय किया जाता है, और उस एक्सपायरी डेट तक या ख़राब ना हो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें मिलाया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव जो इसको ख़राब नहीं होने देता है, इसके जगह कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, और केमिकल सब्सटेंस में जनरली कार्बोनेटेड कंपाउंड, जिसमें कार्बोनेट हो, CO3। अब यदि यह कार्बोनेटेड कंपाउंड है, इसको तुम मिलाओगे स्प्राइट में, तो ये जो वाटर है, तो वाटर के साथ तो कार्बोनेट कंपाउंड रिएक्शन करके CO2 गैस देता है, तो वही होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा। और जो CO2 गैस इवॉल्व होगा वो देखोगे कि यहाँ रहेगा इसके खाली जगह में। देखना कि स्प्राइट का बॉटल पूरा भरा हुआ नहीं रहता, थोड़ा जगह खुला हुआ रहता है CO2 गैस के लिए। अब यह CO2 गैस है, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, गैसियस मॉलिक्यूल है, तो जब इसमें सॉल्युबल नहीं होगा तो स्प्राइट को सेफ नहीं रख पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद इसका ढक्कन लगा देते हैं, बंद कर दिए, इसको सील्ड कर दिए। जब इसको सील्ड कर दोगे तो यह जो CO2 का मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है ना, इधर उधर फ्रीली मूव करेंगे, और मूव करने के दरमियान वॉल से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, और कॉलिजन के चलते क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। और जब प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वह प्रेशर जब बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कि प्रेशर बढ़ने से CO2 का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि यह CO2 का सारा मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर मिल जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा, यहाँ से हट गया। तो जो नॉर्मल प्रेशर है 1 atm, उस पर सॉल्युबल नहीं हुआ, ढक्कन लगाए, कॉलिजन हुआ, अंदर का प्रेशर बढ़ा, तो मान लो प्रेशर बढ़ करके हो गया 2.5 atm। तो जब यह प्रेशर 2.5 atm हुआ, तब जाकर के CO2 गैस आसानी से इसमें मिल गया, डिजॉल्व हो गया। अब इस CO2 जब तक इसमें घुला हुआ रहेगा तब तक वह सेफ है, खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस स्प्राइट को पीने के लिए इसके ढक्कन को ओपन करोगे, तब ये आ जाएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आया मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm, बोतल के अंदर का प्रेशर 2.5 atm। तो अब प्रेशर हाई टू लो जा रहा है, और जब प्रेशर अब घटेगा तो CO2 का सॉल्युबिलिटी भी घटेगा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। और जब सॉल्युबिलिटी घटेगा तो जो CO2 के मॉलिक्यूल डिजॉल्व्स हैं, अब वही मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलना चाहेंगे, तो बाहर निकलना चाहेंगे, तो इसी के चलते देखोगे कि बुलबुला इससे निकलता है, इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है। अब बॉटल बंद है, तो बंद बॉटल को जितना ज़्यादा तुम सेक करोगे, खोलने के बाद वह उतना ऊपर उड़ता है, क्योंकि बॉटल को बंद करके आप बहुत ज़्यादा सेक किए, तो सेक करने से अंदर का कॉलिजन बढ़ा, और कॉलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर 2.5 में भी 5 atm हो जाए। और अब जब आप ढक्कन को खोलोगे तो 5 से 1 प्रेशर सडन डिक्रीज करेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी तेज़ी से घटेगा, और सॉल्युबिलिटी जितना तेज़ी से घटेगा उतना तेज़ी से मॉलिक्यूल ऊपर निकलेगा और ऊपर उड़ता है। देखते होगे कि पार्टी फंक्शन में या मैच वगैरह कोई टीम जीतती है ट्रॉफी, तो लास्ट में जो है शैंपेन या बियर का बॉटल को जो है ऐसे खोल करके उड़ाता है, पूरा ऊपर उड़ता है, देखने में भी बढ़िया लगता है। हेनरी लॉ एप्लीकेबल है, बॉटल को पूरा सेक कर लिया जाता है ताकि अंदर का प्रेशर पूरा बढ़े, और अचानक से ढक्कन को खोला, तेज़ी से सॉल्युबिलिटी घटेगा CO2 का और ऊपर उड़ेगा, तो यहाँ हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। उसी प्रकार से 2 एप्लीकेशंस, हाँ, तो अगला एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, कि जैसे मान लो यह ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल में जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, उन गैसों का प्रेशर होता है 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन गैस का भी प्रेशर कितना है, 1 atm।
अब ग्राउंड लेवल से आप जितना ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज करता है और जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो ग्राउंड लेवल में जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस को जो हम लोग इनहेल करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, इस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है 1 atm और इस 1 atm प्रेशर पे या ऑक्सीजन गैस हम लोग के ब्लड में सॉल्युबल है जितना मिलना चाहिए। तो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, रिस्पायरेशन भी ठीक ठाक रहेगा, तो हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन बताएं कि जब आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे तो ऊपर जैसे मान लो कि पहाड़ वगैरह चढ़ रहे हो या वैसे लोग जो ऊंचे स्थानों पे रहते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो जैसे आप पहाड़ चढ़े तो पहाड़ तो वह ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंचा होता है। तो यदि आप इस ऊंचे स्थान पे गए हो तो यहाँ जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर कम है। तो यहाँ जाने के बाद जब आप सांस लोगे तो जो ऑक्सीजन गैस नाक से अंदर जाएगा उसका प्रेशर कम होगा। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। तो उस केस में वह ऑक्सीजन गैस ब्लड में उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा, कम होते जाएगा धीरे धीरे, रिस्पायरेशन प्रभावित होगा और इस केस में लोग जो है वीक होते जाते हैं, वीकनेस फील करते हैं और जो बीमारी होता है इससे रिलेटेड उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। तो ग्राउंड लेवल से आप ऊपर गए, वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ब्लड में सॉल्युबिलिटी घटेगा और ऑक्सीजन की कमी हुई ब्लड में तो वीकनेस आएगा और जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे एनॉक्सिया। इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतारोही जो पर्वत चढ़ते हैं पहाड़, वे अपने साथ लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। इस ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप कनेक्टेड रहता है डायरेक्ट उनके नाक में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन भरा हुआ है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये हाई प्रेशर वाला ऑक्सीजन को जब नाक में लेते हैं तो वह ब्लड में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है जितना डिजॉल्व होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा ना, हेनरी लॉ यही तो है। लेकिन वही यदि बाहर वाला ऑक्सीजन को लेते हैं तो बाहर वाले ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो ब्लड में उसका सॉल्युबिलिटी भी होगा कम, दिक्कत हो जाएगा हमको। इसलिए साथ में लेकर के जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ग्राउंड लेवल से आप नीचे जाओ, तो ग्राउंड लेवल से आप नीचे जाओगे। अच्छा हाँ, इसी में जो है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर गए तो बताया कि प्रेशर घटा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो उसका सॉल्युबिलिटी भी ब्लड में डिक्रीज कर गया। इसलिए जब लोग हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ से कहीं आ जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे जो है उनका मेडिकल चेकअप होता है। और मेडिकल चेकअप में ये नहीं किया जाता है कि हाथ पैर टूटा हुआ या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 चीज़, हार्ट का पेशेंट ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, अस्थमा वगैरह का रोगी ना हो। क्योंकि मान के चलो कोई अस्थमा का रोगी है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वह जो नॉर्मल प्रेशर है 1 atm वही ऑक्सीजन गैस को पूरी तरह से नहीं ले पा रहा है और ऑक्सीजन उसके ब्लड में कम डिजॉल्व हो रहा है। तो जब वह जहाज़ में ऊपर उड़ेगा तो वहाँ का प्रेशर तो और कम है, और जब वहाँ का प्रेशर और कम है तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी और कम होगा उसके बॉडी के अंदर। तो पता चला कि नॉर्मल प्रेशर पे ही ऑक्सीजन नहीं खींच रहा था तो उसको ऊपर उड़ा रहे हो तो वहाँ और ऑक्सीजन कम खींचेगा, ब्लड में ऑक्सीजन घटेगा, तो पता चला ऊपर उड़ते उड़ते थोड़ा और ऊपर चला गया, मर गया। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए वैसे लोगों को बिल्कुल भी हवाई यात्रा करने का इजाज़त नहीं है जो हार्ट पेशेंट हो या फिर अस्थमा के रोगी हो, हेनरी लॉ के चलते। हाँ, तो अगला एप्लीकेशन इसका कि जब आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाओगे तो नीचे जाने से बताया कि प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो जब आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाओगे तो जैसे होते हैं ना डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर, स्कूबा डाइविंग सुने होंगे, मूवी वगैरह में देखते होंगे कि लोग जाते हैं नीचे समुद्र में। तो जब नीचे तुम पानी में जाओगे समुद्र में तो बताया कि पानी में तो ऑक्सीजन गैस बहुत कम घुला हुआ है, उतना ऑक्सीजन नहीं है जितना हम लोग को चाहिए, इसलिए पानी में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं लोग कि अपने साथ सिलेंडर लेकर के जाते हैं, और सिलेंडर लेकर के जाते हैं तो यह जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता बल्कि इसमें एयर रहता है। और एयर में हम लोग जान रहे हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% अदर गैसेस है। अब क्या होगा कि जब इस एयर वाला सिलेंडर से वो सांस खींचेगा तो यह जा कर के मिलेगा ब्लड में। तो मान लो यह हम लोग का वेन है और इसमें जो है ब्लड सेल्स हैं, तो इसमें ऐसे होल्स होते हैं छोटे छोटे जिसको हम लोग ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। अब क्या होगा कि जब ये इनहेल करेगा इससे सिलेंडर से तो इसमें तो ज़्यादा नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है ना ऑक्सीजन से, तो जाएगा भी ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। और नाइट्रोजन का बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, मेन काम इसका होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन तो हम लोग को खाना पीना से भी मिल जाता है ऐसे।
अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर साइज की बात करोगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का छोटा। तो यहाँ से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल्स जाएंगे इधर होल से होते हुए, तो चूंकि O2 मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो आसानी से होल से क्रॉस कर जाएगा, ब्लड में डिजॉल्व कर जाएगा। लेकिन जो N2 मॉलिक्यूल है उसका साइज तो बड़ा है, तो बड़ा साइज है तो ये छोटा होल से क्रॉस तो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अंडर वाटर हो और अंडर वाटर प्रेशर बहुत हाई होता है, तो उस हाई प्रेशर के चलते क्या होगा कि इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा हेनरी लॉ के अनुसार, और वह ज़बरदस्ती जो है होल से चला जाएगा अंदर और ब्लड में डिजॉल्व कर जाएगा। तो हाई प्रेशर पे सॉल्युबल हो गया, नॉर्मल प्रेशर पे तो घुल ही नहीं रहा था। अब क्या होगा कि जब आप समुद्र से बाहर निकलोगे, सरफेस पे आओगे, तो अब नीचे से ऊपर आ रहे हो और बताए कि नीचे से ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो अब जो गैसेस डिजॉल्व हैं ब्लड में उनका सॉल्युबिलिटी भी घटेगा, तो वही गैस अब ब्लड से बाहर निकलना चाहेंगे। तो O2 मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा क्योंकि साइज छोटा था तो इस होल से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन N2 का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? अब तो वो अटक जाएगा ना, इसका साइज बड़ा है जबकि यहाँ का साइज छोटा है। ऊपर से आते समय आ गया क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था, अभी तो वैसा कुछ सिचुएशन नहीं है। तो यह N2 का मॉलिक्यूल अपने आप निकल नहीं पाएगा और इस होल को ब्लॉक कर देगा, और जब इस होल को ब्लॉक कर देगा तो दोबारा O2 का मॉलिक्यूल इसमें आ नहीं पाएगा और ना N2 निकल पाएगा, और इस केस में काफ़ी असहनीय दर्द होता है। और जो बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। पानी के ऊपर गए तो ऑक्सीजन की कमी से जो बीमारी हुआ एनॉक्सिया, और नीचे गए तो ऐसे होल ब्लॉक हो गया ब्लड कैपिलरी, ऑक्सीजन का फ्लो फिर प्रभावित हो जाएगा। काफ़ी असहनीय दर्द होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड्स। तो ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो इसीलिए मॉडिफाई किया गया इसको। नाइट्रोजन के परसेंटेज को घटा करके 58, ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ा करके 31 और बाकी 11% लिया गया हीलियम। तो जब आप नाइट्रोजन कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जाएगा, नाइट्रोजन का नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम जाएगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा तो बर्दाश्त करने लायक होगा। हीलियम का यहाँ कोई काम नहीं है, इनर्ट गैस है इसलिए उसको लिया गया है इसमें। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों, वो केवल ऑक्सीजन गैस ही लेकर के क्यों नहीं जाता है, क्यों इतना झंझट कर रहा है? तो देखो, यदि वह प्योर ऑक्सीजन गैस लेकर के जाता है तो अंडर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम। तो ऐसा बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस का लिक्विफैक्शन होता है। तो मे बी कि टंकी के अंदर आप ऑक्सीजन गैस भर के चले थे और नीचे गए तो वह ऑक्सीजन लिक्विफाई होकर के बदल गया लिक्विड में, और जब लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा तो नाक से खींचोगे तो लिक्विड ऑक्सीजन जाएगा, तो और भी दिक्कत हो जाएगा उस केस में। तो लिक्विफैक्शन ना हो इसीलिए मिक्सचर ऑफ गैसेस लेना है, क्योंकि वह टेम्परेचर प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। यदि मिक्सचर हैं तो प्योर गैस लोगे तो फिर दिक्कत होगा, वहाँ डायरेक्ट आ जाएगा फिर। इसलिए हम लोग जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं और हीलियम इनर्ट गैस, ताकि कॉम्प्रेशन वगैरह ज़्यादा होने नहीं देता है। अब एक लास्ट एप्लीकेशन हेनरी लॉ का है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। फंक्शन ऑफ लंग्स, जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस जो इनहेल करते हैं तो लंग्स में पहले जाएगा, वहाँ से ब्लड में मिल करके सर्कुलेट करता है पूरा। अब अभी जो कोरोना वाला सिचुएशन में हम लोग ऑब्जर्व किए कि बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि एटमॉस्फेयर में जो पहले 21% ऑक्सीजन था वो 11 हो गया था। 21 ही था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वही है। नाक से आपका ऑक्सीजन जा भी उतना ही रहा है, लेकिन उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है ब्लड में जितना मिलना चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो मरोगे ही आप, क्योंकि अंदर कोरोना बैठा हुआ है। इसलिए हॉस्पिटलाइज होने के बाद सबसे पहला काम होता था उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देना, क्योंकि इस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है वह हाई पार्शियल प्रेशर का होता है, और वह हाई प्रेशर वाला ऑक्सीजन जब नाक के अंदर डायरेक्ट पाइप से जाता है तो वह अंदर कुछ भी है ज़बरदस्ती ब्लड में मिल ही जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन यदि आपका मेंटेन है और आप इधर से मेडिसिन ले रहे हो तो बीमारी भी ठीक हो गया, उधर कोरोना भी मर गया, ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए, तो फिर ऑटोमेटिकली जितना ऑक्सीजन घुलना चाहिए ब्लड में वो घुलेगा ही। तो यहाँ भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है इसलिए क्योंकि उस ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो ये सभी एप्लीकेशंस थे। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग देखे हेनरी लॉ क्या है, इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा, लिमिटेशन क्या है, और मोर इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन। एग्जाम में नहीं भी आता लेकिन डेली लाइफ में तो यूज है, हम लोग देख ही रहे हैं इसको। तो इस तरह से इस लेक्चर को हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। देखोगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो नोट्स में बने हुए हैं, आसान है, फॉर्मूला पे जो P = KH × X पढ़े थे उससे बनेगा, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।